चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के आघात एवं अदृश्य रूप से चकित होते रहे। भारत में पदार्थ की विविधता के मत के बारे में लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएं तो अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब सूक्ष्म कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु का नाम दिया। एक और प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक फकुदा के आत्मा के ने इस मत को समन्वय विस्तार से समझते हुए कहा कि ये कण प्रकृति से संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रव्य के विभिन्न रूप प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लुसियपस ने कहा था कि यदि हम द्रव्य को छोटे छोटे कणों में विभाजित करते जाएं तो अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने भी इस अविभाज्य कण को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। उपरोक्त सुझाव केवल दार्शनिक विचार पर आधारित थे। इन विचारों को सत्य सिद्ध करने की दिशा में 18वीं शताब्दी तक कोई प्रयोगात्मक कार्य नहीं किए गए। 18वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं वैज्ञानिकों के बीच के अंतर को समझा। अब उन्होंने यह पता करने की कोशिश की कि विभिन्न तत्व क्यों तथा कैसे संयोग करते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयुक्त करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक अंटिन एल लाइवजियर ने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान करने वाले रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को प्रतिपादित किया। रासायनिक संयोजन के नियम लावाइजियर एवं जोसेफ एल प्रॉस्ट ने अपने बहुत अधिक प्रयोगों के पश्चात रासायनिक संयोजन से संबंधित दो नियम प्रतिपादित किए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो सृजित होता है और न ही इसका विनाश होता है। ए एवं बी युगलों की सूची में दिए गए किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml में जल में तैयार कीजिए। तैयार किए गए युगल विलयन में से बी के विलयन की कुछ मात्रा एक शंक्वाकार फ्लास्क में और ए के विलयन की कुछ मात्रा एक छोटी प्रकनली में लीजिए। छोटी प्रकनली को विलयन वाले फ्लास्क में धागा बांधकर इस प्रकार लटकाए कि दोनों विलयन आपस में मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक कोर्क लगाए। सबसे पहले नली युक्त फ्लास्क को सावधानीपूर्वक तोलिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए जिससे ए एवं बी के विलयन आपस में मिल जाए। अब इस फ्लास्क को पुनः तोलिए। शंक्वाकार फ्लास्क के बाहर में क्या परिवर्तन हुआ। क्या आप यह सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाया जाता है। क्या फ्लास्क के द्रव्यमान और इसके वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ। स्थिर अनुपात का नियम। लावाइजियर एवं जोसेफ एल प्रॉस्ट ने यह सिद्ध किया कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। इस प्रकार नियमित यौगिकों में तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे इन्हें किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा इन्हें किसी ने भी निर्मित किया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 1:8 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार 9 ग्राम जल का अपघटन करने पर सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 14:3 होता है, चाहे अमोनिया किसी भी स्रोत से ली गई हो। ऊपर दिए गए उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की वैधता सिद्ध होती है। इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। प्रॉस्ट ने इस नियम को निम्न रूप में परिभाषित किया था। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में ही उपस्थित रहते हैं। इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में जॉन
डॉल्टन सन 1776 में पैदा हुए थे। 12 साल की उम्र में ही इन्होंने एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। 7 साल के बाद वे एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। 1793 में वे एक कॉलेज में गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां पर जॉन डॉल्टन ने अपना अधिकांश जीवन शिक्षण एवं शोध कार्यों में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो द्रव्यों का अध्ययन करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। वैज्ञानिकों के सामने इन नियमों को उचित रूप से परिभाषित करने की समस्या चुनौती थी। अंग्रेज रसायनिक जॉन डॉल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के विषय में एक नए आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डॉल्टन ने संसार को द्रव्यों को विभाजित का नया विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक केवल दार्शनिकता समझा जाता था। ग्रीक दार्शनिकों ने द्रव्यों के जिस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु नाम दिया था, उसे डॉल्टन ने भी परमाणु कहा। डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पर प्रतिपादित किया। डाल्टन के इस परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम को उचित रूप में परिभाषित किया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव तत्व यौगिक या मिश्रण सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना हम निम्न रूप में कर सकते हैं। सभी द्रव परमाणु के बने होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु ऐसे अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, न ही नष्ट होते हैं। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न ही होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु छोटी पूर्व संख्या के अनुपात में ही परस्पर संयोज करके यौगिक बनाते हैं। तभी यौगिकों में परमाणु की अपेक्षा संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। परमाणु क्या होता है? आपने कभी न कभी किसी इमारत की दीवार बनाते अवश्य देखी होगी। इन दीवारों से एक कमरा निर्मित होता है और कई कमरों के समूह से एक विशाल इमारत बनती है। इस इमारत की रचनात्मक इकाई क्या होती है? एक बॉबी एंट हिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है? उस विशाल इमारत और बॉबी की रचनात्मक इकाई रेत का एक छोटा सा कण होता है। ठीक इसी प्रकार परमाणु सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होता है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये ऐसे सभी वस्तु से भी छोटे होते हैं, जिनकी हम तुलना या कल्पना कर सकते हैं। यदि हम लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में देखेंगे तो बड़ी मुश्किल से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। जब परमाणु का आकार इतना अधिक छोटा होता है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्या सोचते हैं? हम परमाणु के बारे में इतना इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा संपूर्ण संसार ही परमाणु से मिलकर बना है। हालांकि हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, फिर भी वे हमारे चारों ओर विद्यमान तथा हमारे सभी क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता है। आज हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्तित प्रतिबिंबों तथा उनमें उपस्थित परमाणु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या है? तत्वों के प्रतीकों का अत्यंत विशिष्ट अर्थों में उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक जॉन डॉल्टन थे। उनके द्वारा प्रयोग किया गया किसी तत्व का प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर संकेत करता था। अर्थात यह प्रतीक उस तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करता था। बेर्ज़ेलियस ने उन तत्वों के नामों को एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित करने का सुझाव दिया था। आरंभ में तत्वों के नाम उन स्थानों के नामों से लिए गए थे जहां वे पहली बार गए थे। उदाहरणतः कॉपर का नाम साइप्रस से लिया गया। कुछ तत्वों के नाम विशिष्ट रंगों के आधार पर भी रखे गए, जैसे स्वर्ण गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द के आधार पर रखा गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। ज्यादातर तत्वों के प्रतीक उन
तत्वों के अंग्रेजी नामकों के शुरू के एक या दो अक्षरों के बने होते हैं। सभी प्रतीकों के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर स्मॉल लेटर से लिखा आता है। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए। हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम Al न कि Al, कोबाल्ट CO। कुछ तत्वों के प्रतीकों को उनकी अंग्रेजी नामों से पहले अक्षर तथा बाद के किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाया गया है, जैसे क्लोरीन Cl, जिंक Zn। अन्य तत्वों के प्रतीक लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बने हैं। उदाहरणतः लोहे आयरन का प्रतीक Fe है, इससे उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नाइट्रियम एवं कैल्शियम से इसी प्रकार व्युत्पन्न किए गए हैं। इस प्रकार सभी तत्वों का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। जब कभी आप तत्वों के बारे में अध्ययन करें तो आपकी सहायता के लिए उपरोक्त सारणी दी गई। परमाणु द्रव्यमान। डाल्टन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी तत्वों का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का यह परमाणु सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को समझाने में इतनी बड़ी भांति समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरणा पाकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। क्योंकि एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना बहुत मुश्किल कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के प्रयोग से उत्पन्न यौगिकों द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। यहाँ पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड CO नामक की एक यौगिक का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, अर्थात कार्बन अपने से 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त रूप से होती है। कल्पना कीजिए कि यदि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर लेते हैं तो हम कार्बन परमाणु की 1.0 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U लिखेंगे। पहले हम परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा प्रदर्शित करते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसे यूनिफाइड द्रव्यमान से व्यक्त किया जाता है। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को पूर्णांकों में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक रहता है। आगे चलकर कुछ वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की विभिन्न इकाइयों के बारे में अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। वैज्ञानिकों ने विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों की खोज करते समय प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। निम्नलिखित 2 कारणों से इस इकाई को उचित समझा गया। ऑक्सीजन विभिन्न प्रकार के तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाती है। ले गए इस परमाणु द्रव्यमान इकाई की सहायता से अधिकांश तत्वों के परमाणु पूर्णांकों में प्राप्त होते हैं। लेकिन सन 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोपों को परमाणु द्रव्यमान की मात्रा इकाई के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। वैज्ञानिक कार्बन 12 समस्थानिक को एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 में भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में उपयोग करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान का उपयोग करके ही सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए गए हैं। मान लीजिए कि कोई फल विक्रेता बिना किसी मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज उठाकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूज इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह इस तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे हर एक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई FMU में बेचता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। हम किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12
वे भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? अधिकांश तत्वों के परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। परमाणु अणु अथवा आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन बहुत बड़ी संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। अणु क्या है? अणु क्या है? ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु के जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अणु कहते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो जल्दी रिकॉर्ड करो। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता हो और जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को दर्शाता हो। एक ही तत्व के कई परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। तत्वों के अणु किसी भी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु के बने होते हैं। आर्गन, Ar, हीलियम, Ha आदि अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु के बने होते हैं, लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता है। उदाहरणार्थ ऑक्सीजन का अणु दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनाता है, इसलिए यह द्वि परमाणु का अणु O2 कहलाता है। जबकि तीन ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो ओजोन O3 निर्मित होती है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की कुल संख्या उस अणु की परमाणुता कहलाती है। धातु अणुओं और कुछ अन्य तत्वों के अणुओं की संरचना सरल नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असंख्य परमाणु परस्पर बांधे रहते हैं। आइए कुछ तत्वों के अणुओं की प्रामुख्यता का अवलोकन करें। यौगिकों के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयोग करके यौगिकों के अणुओं का निर्माण करते हैं। दी गई सारणी में इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। क्रियाकलाप 2 अणुओं में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान अनुपात के लिए दी गई सारणी 4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लिए दी गई सारणी 2 सावधानीपूर्वक देखिए। सारणी 4 के यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त होने वाले तत्वों के परमाणु की संख्या के अनुपात इस ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्या का अनुपात ज्ञात करने की विधि नीचे दी गई है। आयतन क्या होता है? धातु और अधातु यौगिक अवशेषित कणों से निर्मित होते हैं। ये अवशेषित कण ही आयन कहलाते हैं। आयन अवशेषित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन ऋणायन तथा धन आवेशित आयन धनायन कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl का ही उदाहरण लीजिए। इसके संघटक सोडियम आयन Na+ पर धनात्मक तथा क्लोराइड आयन Cl- पर ऋणात्मक आवेश होता है। परमाणु के जिन समूहों पर नेट आवेश विद्यमान हो तो उन्हें बहु परमाणुक आयन कहते हैं। रासायनिक सूत्र लिखना। विभिन्न यौगिकों को रासायनिक सूत्र आसानी से लिखे जा सकते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं पता होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किसी प्रकार के संयोग करके एक रासायनिक यौगिक बनाते हैं। यह पता लगाने के लिए कि संयोजकता का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा बोझा के रूप में लिखा जा सकता है। मनुष्य की 2 तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस की एक भुजा मनुष्य की सिर्फ एक भुजा को ही पकड़ सकती है। कल्पना कीजिए यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मनुष्यों को इस प्रकार से पकड़ना हो कि उसके 8 भुजाएं मनुष्य को दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए, तो आपकी राय में ऑक्टोपस की भुजाएं कुल कितनी मनुष्यों को पकड़ सकती है? ऑक्टोपस को O तथा मनुष्य को H से प्रदर्शित कीजिए। क्या आप पूछे गए संयोजन के लिए कोई सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में उपयोग करेंगे? पाद्यांक 4 ऑक्टोपस के भुजाओं द्वारा पकड़े गए मनुष्य की कुल संख्या को दर्शाता है। उपरोक्त सारणी 6 में कुछ सरल एवं बहु परमाणुक आयनों की संयोजकताएं
आवेश दी गई है। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्नलिखित ध्यान में रखने चाहिए। प्रत्येक आयन का आवेश अथवा संयोजकता संतुलित होनी चाहिए। जब कोई यौगिक किसी धातु एवं अधातु के परस्पर संयोग से बनता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखा जाता है। उदाहरणतः कैल्शियम क्लोराइड CaO, कॉपर ऑक्साइड CuO, आयरन सल्फाइड FeS, सोडियम क्लोराइड NaCl आदि यौगिकों में ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन अधातुएं हैं तथा उन्हें दाईं ओर लिखा गया है, जबकि कैल्शियम, कॉपर, आयरन एवं सोडियम धातुएं हैं तथा उन्हें बाईं ओर लिखा गया है। बहुपरमाणुक आयनों में से बने यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण के लिए MgOH2। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH। सरल यौगिकों के सूत्र। दो भिन्न भिन्न तत्वों से बना सरलतम यौगिक द्विव्यंगी यौगिक कहलाता है। उपरोक्त सारणी में दी गई कुछ आयनों की संयोजकता को यौगिकों के सूत्र को लिखने में उपयोग कर सकते हैं। आणविक यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखते समय हम सबसे पहले संघटक तत्वों की प्रतीक लिखते हैं, तत्पश्चात उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। आखिर में संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके क्रॉस ओवर अणुओं के सूत्र लिखते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ऑक्साइड का इस प्रकार से लिखा गया है। फिर तत्पश्चात यदि हमें मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करना है तो पहले हम धनायन का संकेत Mg2+ लिखते हैं और इसके बाद ऋणायन क्लोराइड Cl- लिखते हैं। अंत में इनके अवयवों को आड़ा तिरछा क्रिस क्रॉस करके सूत्र लिखते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि मैग्नीशियम क्लोराइड के प्रत्येक अणु में प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg2+ के लिए 2 क्लोराइड आयन Cl- होते हैं। इस प्रकार प्राप्त आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश संतुलित होने चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं लिखा जाता। यहाँ पर प्रयुक्त दोनों तत्वों की संयोजकताएं एक समान है, अतः इसका सूत्र Ca2O2 होगा, किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में सरल करके भी लिख सकते हैं। बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र CaOH2 होता है, न कि CaOH2। जबकि किसी सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन हो तो उन्हें लिखने के लिए कोष्ठकों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH के कोष्ठक में लिखकर पाद्यांक 2 लगाते हैं, जो एक कैल्शियम परमाणु के साथ जुड़े हुए दो हाइड्रोक्लोरिक समूहों को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन दोनों के 2 परमाणु। उपरोक्त उदाहरण में बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट के एक ही आयन का उपयोग होने के कारण कोष्ठक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा का विस्तार किया जाता है। प्रत्येक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार यह प्रत्येक अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे व्यक्त करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई U का उपयोग किया जाता है। उदाहरण जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। सूत्र इकाई द्रव्यमान। प्रत्येक पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन आणविक द्रव्यमान के परिकलन की तरह ही किया जाता है। इसमें केवल इतना अंतर होता है कि हम यहाँ पर उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरण सोडियम क्लोराइड इकाई सूत्र NaCl इकाई सूत्र द्रव्यमान की गणना निम्न प्रकार से करते हैं। मोल संकल्पना। यहाँ हम हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की एक अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है 2H2 + O2 एरो की चेन 2H2O। उपरोक्त अभिक्रिया यह दर्शाती है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु बनाते हैं, अथवा हाइड्रोजन अणु के 4U ऑक्सीजन अणु के 32U के साथ संयोग करके 36U जल अणु
बनाते हैं। उपरोक्त समीकरण से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित होती है, परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने वाले परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्या नीचे सीधे प्राप्त हो जाती है। इसलिए पदार्थों की मात्रा का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की तुलना में उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक आसान होता है। अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई। किसी जातीय परमाणु, अणु, आयन अथवा कण के एक मोल से अभिप्राय उस मात्रा से है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों, परमाणु, अणु अथवा आयतन की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान 6.022 मल्टीपल 10 के पावर 23 के बराबर होता है। प्रायोगिक विधि द्वारा यह मान प्राप्त किया गया है। इसको अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसका यह नाम इतालवी में रखा गया है। इसे Na से दर्शाया जाता है। किसी पदार्थ का एक मोल इक्वल टू 6.022 मल्टीपल 10 के पावर 23 संख्या में। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन या गुरुश की अपेक्षा इसका एक अन्य लाभ यह भी है कि किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है। किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान ग्राम में के अणु बराबर होता है। परमाणु के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरणतः हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इक्वल टू 1U होता है, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू 1 ग्राम होगा। 1U हाइड्रोजन में केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.022 मल्टीपल 10 के पावर 23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। इसी प्रकार 12U कार्बन में केवल 1 कार्बन परमाणु होता है, अतः 12 ग्राम कार्बन में उसके 1 मोल परमाणु होंगे, अर्थात उसमें 6.022 मल्टीपल 10 के पावर 23 कार्बन के परमाणु होंगे। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है को उपरोक्त विधि से रखते हैं, परंतु हमें इकाई को U से G में परिवर्तित करना होगा। उदाहरण जल H2O के अणु का द्रव्यमान 18U होता है, अतः 18U जल में जल का केवल एक अणु होता है और 18 ग्राम जल में 1 मोल अणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.022 मल्टीपल 10 के पावर 23 जल के अणु होते हैं। रासायनिकों को अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए परमाणुओं एवं अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। इसको निम्न प्रकार से करते हैं। मोल शब्द सन 1896 में विलेमन ओलेस्टेड ने प्रस्तावित किया था। यह एक लैटिन शब्द मोल्स से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है किसी पदार्थ को परमाणु अथवा अणुओं के ढेर के रूप में माना जा सकता है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई। मोल परमाणु एवं अणुओं की वृद्धि संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है।